हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे सीटेट सितंबर 2016 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे, जो पेपर 1 में पूछा गया है। पेपर 1 में कक्षा जो 1 से 5 के लिए है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 1 से लेकर 15 तक के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लिए हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्लास को आप लोग देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिए। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 15 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन, जो सीटेट सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो है उसको सॉल्व करेंगे। एकदम आसान भाषा में हम लोग सॉल्व करेंगे। आज की क्लास पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व करेंगे, तो क्लास को अंतिम तक देखिए और इस क्लास को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। सभी ग्रुप्स में आप लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप्स है वो सभी ग्रुप्स में आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 15 नंबर जो है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? ऑप्शन 1 कह रहा है कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ऑप्शन 2 कह रहा है कि मानसिक प्रारूपों एस्कीमाज, जिसको मानसिक प्रारूपों एस्कीमाज का समायोजन। ऑप्शन 3 कह रहा है कि उद्दीपक अनुक्रिया अनुगमन। और ऑप्शन 4 कह रहा है कि संतुलन। ऑप्शन 4 जो कह रहा है कि संतुलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो हो जाएगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण है वो है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। लेव वाइगोत्स्की के मानना है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति के संबंधों के बीच संवाद एक महत्वपूर्ण आयाम है। संवाद जो है एक महत्वपूर्ण आयाम है। किसका मानना है? तो लेव वाइगोत्स्की के मानना है। और लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालकों में ज्ञान का निर्माण होता है। सामाजिक अन्योन्य क्रिया से बालकों में ज्ञान का निर्माण होता है। लेव वाइगोत्स्की का जो संप्रत्यय है वो स्क्वेयर फोल्डिंग है। लेव वाइगोत्स्की के जो संप्रत्यय इन्होंने दिया है वो स्क्वेयर फोल्डिंग दिए हैं। और एक है जो है वो है ZPD। एसके फोल्डिंग और ZPD जो है वो किसका संप्रत्यय है? तो लेव वाइगोत्स्की का संप्रत्यय है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कुल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? किस सोपान के अंतर्गत आएगा? तो इन्होंने कितने सोपान दिए थे? तो इन्होंने 6 सोपान दिए थे। कोल वर्ग ने 6 सोपान दिए थे। और ये कितने वर्गों में विभाजित किए थे? तो 3 वर्गों में विभाजित किए थे। ये ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कितने वर्गों में विभाजित किए थे? तो 3 वर्गों में विभाजित किए थे। 4 से लेके 10 तक, 4 से लेके 10 तक इन्होंने 4 वर्ष से बच्चे से लेकर 10 वर्ष के बच्चे तक के इन्होंने पूर्व परंपरागत स्तर का विकास किया था। जैसे कि पूर्व परंपरागत स्तर या उसको नैतिक पूर्व नैतिक स्तर भी कहा जाता है। इसमें इन्होंने 2 विकास किया था। और फिर 10 से लेकर 13 तक के वर्ष के बच्चे के परंपरागत नैतिक विकास किया था। परंपरागत जो है वो नैतिक विकास किया था। 13 से ऊपर तक के उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या उसको आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य का विकास किया था। किन्होंने? तो कोल वर्ग ने किए थे। कोल वर्ग ने किए थे। वाइगोत्स्की, कोल वर्ग और जीन पियाजे से संबंधित एक शॉर्ट क्लास जो है अपलोड मैं कर दूंगी। चलिए इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि प्रश्न जो है वो क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि कोल वर्ग के अंतर्गत इसमें से कौन आता है? तो यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। कह रहा है कि यदि आप ईमानदार हैं, आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। किस सोपान में आता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन 1 कह रहा है कि सामाजिक संकुचन अनुकूलन। ऑप्शन 2 कह रहा है कि अच्छी लड़की या अच्छा लड़का अनुकूलन। ऑप्शन 3 कह रहा है कि कानून और व्यवस्था अनुकूलन। ऑप्शन 4 कह रहा है कि दंड
आज्ञाकारी अनुकूलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 होगा, अच्छी लड़की या अच्छा लड़का अनुकूलन। नेक्स्ट देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? अधिगम के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे के अनुसार जो अधिगम है इसमें से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए कह रहा है कि अयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, अयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। ऑप्शन 2 कह रहा है कि ईश्वरीय न्याय का विश्वास। ऑप्शन 3 कह रहा है कि शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। ऑप्शन 4 कह रहा है कि शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के कौन सा इन्होंने सिद्धांत दिया था? तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत था, वो जीन पियाजे का सिद्धांत जो था वो संज्ञानात्मक विकास का था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे ने दिए थे। नैतिक विकास का किसने दिए थे? तो नैतिक विकास के जो है वो कोलबर्ग ने दिए थे। और इन्होंने वाइगोस्की ने कौन से दिए थे? तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया के किसने दिए थे? तो लेव वाइगोस्की ने दिए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा जो है निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने के हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ऑप्शन ए समावेश और अनुकूलन के रूप में। ऑप्शन 2 कह रहा है कि समाईकरण और संशोधन के रूप में। ऑप्शन 3 कह रहा है कि समावेश और समायोजन के रूप में। ऑप्शन 4 जो कह रहा है समायोजन और अनुकूलन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, समावेश और समायोजन के रूप में। जीन पियाजे के अनुसार जो उन्होंने प्रारूप स्कीमा का निर्माण और योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन करना। देखिए यहाँ पर नवीन जानकारी में संशोधन करना और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी को संशोधन में के परिणाम के रूप में उसको घटित करना क्या होता है? समावेशन कर लेना और समायोजन के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि समावेश और हतोत्साहित करता है। ऑप्शन 3 कह रहा है कि आवृत्तियों को बढ़ा देता है। ऑप्शन 4 कह रहा है कि खोज को प्रोत्साहन देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा खोज को प्रोत्साहन देता है। शिक्षक जो है वो खोज को प्रोत्साहन देता है। नेक्स्ट देखते हैं, हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षण से ही निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विषयों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ऑप्शन 3 कह रहा है कि क्षमता योग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। ऑप्शन 4 कह रहा है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि भी बुद्धि जो है वो विकसित हो। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। कोई 5 साल की लड़की है, एक टी शर्ट को तह करते हुए कोई 5 साल की लड़की और टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही होगा? ऑप्शन 1 जो कह रहा है कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की जो है इसे व्याख्यान बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। ऑप्शन 2 कह रहा है कि जीन पियाजे इसके व्याख्यानात्मक सामाजिक अन्योन्य क्रिया। अभी हमने क्या कहा कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया किन्होंने दिया है? तो लेव वाइगोस्की ने सामाजिक अन्योन्य क्रिया दिया है।
तो यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए कि ये तो होगा नहीं, कि जीन पियाजे तो संज्ञानात्मक विकास को दिया था और वाइगोस्की ने सामाजिक उन्नयन की रेखा, तो ए ऑप्शन होगा नहीं, इसको काट दीजिए। ऑप्शन 3 पढ़ते हैं। ऐसे प्रश्न को देखकर आप लोग डरिएगा मत, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक बार में पढ़ कर अगर नहीं समझ पाते हैं तो उसको 2 बार पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। ऑप्शन 3 कह रहे हैं कि जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसके व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकूलन के रूप में करेंगे। बच्चे के लेव वाइगोस्की जो है और जीन पियाजे जो है वो बच्चे के व्याख्या जो है वो अपनी बच्चे की व्याख्या जो है वो अपनी माँ के रूप में करेंगे। यह भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों को अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में देखेंगे। इसको अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में भी नहीं देखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1 सही होगा। जीन पियाजे ने इसे अहम केंद्रित भाषा दिया है और लेव वाइगोस्की ने इसे व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा दिया है, बच्चे के द्वारा निजी भाषा दिया है। लिंग है शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक संस्था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सामाजिक संरचना है। इसके अंतर्गत जो होते हैं समाज में स्त्री पुरुष आदि का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों को आकलन के लिए निम्नलिखित में किस विधि को वरीयता देंगे? किस विधि को इसमें से वरीयता देंगे? ऑप्शन ए है मानकीकृत परीक्षण से। ऑप्शन 2 जो कह रहा है कि तथ्यों तथा निर्धारित प्रत्यास्मरण के। ऑप्शन 3 कह रहा है कि वस्तुपरक बहुवैकल्पीय प्रश्न के उत्तर से। ऑप्शन 4 जो कह रहा है कि सहयोगी प्रोजेक्ट से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 4 होगा, सहयोगी प्रोजेक्ट से। लेव वाइगोस्की का कहना है कि अधिगम से पूर्व बालक वयस्क व्यक्तियों के बीच होता है, अतः बालक के आकलन के लिए इसके सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को वरीयता देना आवश्यक होता है। सहयोगी प्रोजेक्ट की जो विधि है उसको वरीयता देना आवश्यक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अपनी कक्षा के व्यक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करना करें। ऑप्शन 2 कह रहा है कि बच्चों से बातचीत करें और उनकी दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण दे। ऑप्शन 3 कह रहा है कि व्यक्तियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, एकदम कठोर नियम लागू कर दे, ये तो ऐसा ही गलत है। ऑप्शन 4 कह रहा है कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो, इसके समान तरीके और मानक तरीके हो। इसका राइट आंसर जो होगा वो बच्चे से बातचीत करे और उनकी दृष्टिकोण को महत्व दे, बच्चे से बातचीत करे और उनकी दृष्टिकोण को महत्व दे। नेक्स्ट है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। ऑप्शन 1 जो है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। ऑप्शन 2 जो है वह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, यह ऐसा ही गलत है कि एक बार वर्ष के अंत में हो। आपको आकलन जो करना है उद्देश्य से पूर्ण करना है, तो यह भी गलत है। बच्चों के उपलब्धियों के अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, यहाँ पर तुलना वाली भाव जहाँ पे हो उसको काट दीजिएगा। ऑप्शन 4 है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, जिसमें भय और तनाव का संचार हो वह भी गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है अधिनायक। ऑप्शन 2 है अनुमति परक। ऑप्शन 3 जो है सुविधादाता। ऑप्शन 4 जो है सत्तावादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुविधादाता। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका होती है वो सुविधादाता होती है। 27 क्वेश्चन जो है कह रहे कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विधि कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों की अधिगम। ऑप्शन 1 है एकमात्र निर्धारक होती है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि किस संबंध नहीं माना जाता। ऑप्शन 3 कह रहा है कि पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। ऑप्शन 4 कह रहा है कि महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना।
ऑप्शन एक है जिसमें अक्षमता न हो, उन बच्चों के लिए हानिकारक है। ऑप्शन दो है कि विद्यार्थियों पर भार बढ़ा देगा। ऑप्शन तीन है कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और साधारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन फोर है कि एक काल्पनिक लक्ष्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तीन होगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु अवधारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। नेक्स्ट है विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन एक जो है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीख सकते हैं। ऑप्शन दो कह रहा है कि सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्श को ओर ले जाती है, अनावश्यक स्पर्श की ओर ले जाती है। ऑप्शन फोर कह रहा है कि गलत, क्योंकि यह बच्चे के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो एक ही होगा। इसका राइट आंसर सही है, क्योंकि बच्चे जो हैं अपने साथियों के अनेक कौशल से सीखते हैं। बच्चे जो हैं वो अपने साथियों के अनेक कौशल से सीखते हैं। सितंबर 2016 का ये अंतिम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे 2016 की फरवरी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सीटेट के, उसको सॉल्व करेंगे। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चले देखते हैं जो अंतिम प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। सुनने में असमर्थ बच्चा जो है वो केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन दो कह रहे हैं कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसके उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। ऑप्शन तीन कह रहे हैं कि नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। ऑप्शन फोर कह रहे हैं श्रवण अक्षमता वाले बच्चे के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दो होगा कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। तो आपको क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस क्लास को सभी दोस्तों के बीच शेयर करिए। जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुप में आप लोग शेयर करिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।